दोस्तों आज आपका है जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले 10 हो चुके हैं और 10वें मॉक टेस्ट आपने लगातार देखे हैं। सब पर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, किसी किसी पर 2000 व्यूज़ भी हैं। तो आपकी तैयारी लगातार अच्छी चल रही है मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा की और यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा की। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप लगातार अगर तैयारी करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं जो प्रश्न पूछा करूं आपसे उनके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो अंत तक देखा करें ताकि आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से होती रहे, लगातार आपको पढ़ाई का मटेरियल मिलता रहे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। सभी चुनिंदा प्रश्न परीक्षाओं से लिए गए हैं, इसलिए आपके लिए हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपका मुख्य सेविका का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। आपको यहाँ पर सुविधाएं क्या मिलेंगी? आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी जो 300 से 500 तक होंगी। ठीक है, आपको यहाँ से 300 से 500 तक पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा नोट्स की पीडीएफ भी मिलेंगी जो 100 से 150 तक होंगी। तो आपको करीब 500 पीडीएफ मिल जाएंगी मात्र 300 रुपये में। तो एक पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशन मिलेंगे जो ऑनलाइन आपको 500 से 600 रुपये तक के मिलते हैं। तो 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशन मिलेंगे आपको और हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा ताकि आप परीक्षा में सफल हो सके। नौकरी की गारंटी दिलाने वाली आपको तैयारी मिलेगी, पूरा मोटिवेशन मिलेगा और फुल प्लानिंग मिलेगी जिससे आप सफल हो सकें। और इसके अलावा अन्य बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। आप लगातार मेरे सपोर्ट में रहेंगे, मेरे टच में रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होती रहेगी। आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है या फिर आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। और देखो, जिनको पढ़ना है वो अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे, बाकी जिनको नहीं पढ़ना है उनके पास लगातार बहाने थे। अभी फॉर्म भरने शुरू हो गए तो इससे पहले उनके पास बहाना था कि अभी फॉर्म नहीं भरा है। अब फॉर्म भर जाएगा तो उनके पास बहाना होगा कि अभी सिलेबस नहीं आया, फिर सिलेबस आ जाएगा तो उनके पास बहाना होगा कि अभी परीक्षा तिथि नहीं आई। बहाने बनाने वाले सिर्फ बहाने बनाने लगेंगे, लेकिन जिनको पढ़ना है वो अपने इरादे बनाएंगे पढ़ने के, कामयाब होने के। तो पहला प्रश्न आपका जीएस मॉक टेस्ट 11 का है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का B। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। यह एक नगर है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया नाम से विख्यात था। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा यह नगर बसाया गया था। कब बसाया गया था? 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा यह नगर बसाया गया था। कौन सा नगर? कालपी नगर। कहाँ स्थित है? जालौन में। जालौन कौन सी नदी के किनारे? यमुना तट की नदी किनारे। अगला प्रश्न है आपका, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था या जवाहरलाल नेहरू ने किया था या महात्मा गांधी ने किया था या सरदार पटेल ने किया था? देखिए, आप यहाँ गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा आपका प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। इनसे जुड़े हुए हर प्रश्न को आपको तैयार करना है। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी, इनसे जुड़े हर प्रश्न को आपको परीक्षा में तैयार करके जाना है। इनसे जुड़ा 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में आता है। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? लोकमान्य तिलक ने किया या जवाहरलाल नेहरू ने किया या महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? मैंने गांधी जी के बारे में इतना बताया तो इसका उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा कि दूसरे का सी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
तो कब किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। तो आपका आज का प्रश्न हो जाता है, भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह यही था, चंपारण। उन्होंने ये सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध में शुरू किया था। तीन कठिया पद्धति याद रखेंगे, तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। तीन कठिया पद्धति क्या थी? तीन कठिया पद्धति में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या था इसका? किसानों को अपनी जमीन पर 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। किसका आदेश था? अंग्रेजों का आदेश था। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, जो सफल हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? आपका प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला कुख्यात जनसंहार या नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1920, ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1919। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ठीक है, तो जनरल आर डायर आपको नाम याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 याद रखना है, अमृतसर याद रखना है, जलियांवाला बाग याद रखना है। कांग्रेस के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? इससे जुड़ा ही प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी ये पूछा जाता रहा है और लेखपाल की परीक्षा में भी इससे जुड़ा एक प्रश्न आया था। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को, या ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1930 को, या ऑप्शन डी 4 फरवरी 2022 को, सॉरी 1922 को। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो चौथे का आपका बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। तो ये ध्यान रखिएगा लोग, दांडी मार्च सुन के तो दांडी को ही सही होना। प्रश्न आया था लेखपाल में कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, तो बहुत से लोगों ने उत्तर कर दिया दांडी, जबकि उसका सही उत्तर था साबरमती। साबरमती से ये मार्च शुरू हुआ था, कहाँ तक था? दांडी तक था। तो 28 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो ये देखिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ पढ़ाई जा रही हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत का जो प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है। आज का आपका प्रश्न यही है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ए जुलाई 1943 में, बी सितंबर 1943 में, सी अक्टूबर 1943 में, डी दिसंबर 1943 में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943 में, सितंबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में, या डी दिसंबर 1943 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवें का सी, अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है, जिसे भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, कई लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था।
तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है जब सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती होती है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक है, 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, स्वयं परामर्शदाता बन गए, तभी से सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। यहीं से बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के 2 नारे हैं जिन्हें आपको याद रखना है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने ये नारे कहाँ से दिए? सिंगापुर से दिए। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से या स्वामी विवेकानंद से? बताइए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से या स्वामी विवेकानंद से? तो आपका छठे का ऑप्शन सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का नारा दिया था। तो पंचशील का नारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ध्यातव्य है कि नेहरू जी के विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। ठीक है, विदेश नीति से जुड़ा हुआ ये पंचशील सिद्धांत है। आपका अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1951 में या 1952 में या 1956 में? बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वें का, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि तो जो राज्यों का भाषा के आधार पर गठन था उसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो फजल अली आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी अध्यक्षता किसने की? फजल अली ने की थी। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पडिक्कर थे। इसका गठन 1953 में किया गया था। आयोग ने 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये कम्युनिटी पर भी कल आपसे प्रश्न पूछा गया था। कई लोगों ने इसका गलत उत्तर दिया और कई लोगों ने सही भी दिया। ठीक है, तो इसको सही से आज क्लियर आप समझ लेंगे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। मैंने कमेंट बॉक्स में भी वहां पर इसका डिटेल में उत्तर दिया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, पर अभी आप डिटेल में समझ लेंगे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी हो या स्थायी हो, पहला तो पहला होता है ना, तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताइए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? नवा क्वेश्चन है आपका, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 1 घंटा हो सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है और न्यूनतम आपकी 30 मिनट होती है। ठीक है, शून्यकाल की अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। ठीक है, संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, तो शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में
अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। शून्यकाल संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे के समय से है, ठीक है, उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 का सी, ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 324। चुनाव आयोग कहे या निर्वाचन आयोग कहे या इलेक्शन कमीशन कहे, तीनों चीजें अनुच्छेद 324 से संबंधित हैं। तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपको क्लियर उत्तर हो गया? क्लियर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो पहले हो जाए, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये आपको याद रखेंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी की आयु 62 वर्ष है और 62 वर्ष पे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना है, तो 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र में। लेकिन अगर कोई 57 वर्ष की उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया, ठीक है, तो वो 6 वर्ष तक केवल 63 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो 6 वर्ष में या 65 वर्ष, उसकी उम्र अगर 65 वर्ष हो गई तो कितने भी समय रहा हो वो रिटायर हो जाएगा। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए उसका। यह किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है या इसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? बताइए, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 11वां है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस दिन आप योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं? 21 जून को। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को सीधे लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब? उत्तरी गोलार्ध में। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? बताइए, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 3 दिसंबर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल तरह सही है? तो 12 का बी सही हो जाएगा। 3 जनवरी को सूर्य की स्थिति पृथ्वी के बिल्कुल पास होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इसे आप याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उपसौर की घटना कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इसलिए इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, तो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। इसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर, ठीक है। तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को, उपसौर की घटना 3 जनवरी को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई क्या है? 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर या 9,800 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर कॉमा है, दशमलव नहीं है। 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसकी कुल तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। तटीय मतलब जो समुद्र का किनारा है वो 7,500 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की लंबाई 61,600 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है? 3214, 3214। और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है आपको?
आपका अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है, या पठार है, या पठारों का ढलान है, या पहाड़ियां हैं? बताइए पश्चिमी घाट क्या है। तो 14 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट। ये भारत के पश्चिमी हिस्से में नीचे केरल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, केरल तमिलनाडु नहीं, केरल, गोवा, कर्नाटक। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है क्या? पश्चिमी घाट। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबा है। कहाँ कितना लंबा है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। क्या है? अनाईमुड़ी है 2695 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी है सह्याद्री की, यानी कि पश्चिमी घाट की। अगला प्रश्न है आपकी, 2000 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किमी भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? बताइए। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किमी पर भारत की, किमी को किलोमीटर कहते हैं, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 372 है, या 362 है, या 382 है, या 225 है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 382। ठीक है, भारत जो 2000 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382। अब आप सोच रहे जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले पुरुषों की औसत जो जनता है, जनसंख्या है, औसत जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पुरुष महिला उसमें दोनों आएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। वर्ष 2011 के दशक घनत्व में 57 व्यक्ति प्रति वर्ग की वृद्धि हुई है। शीर्ष 5 घनत्व वाले राज्य हैं क्रमशः। पहले स्थान पर आता है आपका बिहार जिसका 1106 है। दूसरे स्थान पर आता है आपका पश्चिम बंगाल जिसकी 1028 है, और केरल का आता है 860, और उत्तर प्रदेश 829। उत्तर प्रदेश कितना है? 829 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और हरियाणा का 573 है। अगला प्रश्न है आपकी, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या पेरिस्कोप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फेदोमीटर। सागर गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है, जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन, बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल, आपको फेदोमीटर याद रखना, ये यूडियोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बैरोमीटर और फेदोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैरोमीटर से वायुमंडल दाब, और फेदोमीटर से समुद्र या सागर की गहराई, और पेरिस्कोप से क्या, ये आपको दूरबीन समझ लीजिए इसको, दूर की जो चीज़ें हमारी आंखों से नॉर्मल नहीं दिख सकती हैं उनको देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत का चुंबक किससे तैयार होता है? अगला प्रश्न है आपका, विद्युत का चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहे से, इस्पात लोहा से, कोबाल्ट से, या पीतल से? इसका सही उत्तर बताइए। विद्युत का जो चुंबक होता है वो किससे तैयार होता है? इसका सही उत्तर है नरम लोहा, ए। ठीक है, ए, नरम लोहे से विद्युत का चुंबक तैयार होता है। सॉरी, नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक स्थायी होते हैं। ठीक है, जो लोहे से बने चुंबक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और इस्पात से बने चुंबक स्थायी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बताइए कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, क्या बी हमिंग बर्ड, या गल, या कठफोड़वा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18वें का बी हमिंग बर्ड। ठीक है, बी हमिंग बर्ड, ये जो पक्षी है इसका सबसे छोटा अंडा होता है। तो बी हमिंग बर्ड आपका जो पक्षी है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, और हमिंग बर्ड सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। ये चिली के वनों में पाया जाता है। कहाँ पर? चिली के वनों में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को, 15 अगस्त को, 17 सितंबर को, या 1 सितंबर को? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ABCD में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 सितंबर।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और ये आपको याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर, आपके पुष्टाहार और पोषण से जुड़ी वैकेंसी है तो ये आप जरूर याद रखिए, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है? महिला समानता दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है आपका, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बताइए, भरत की थी या मेघनाथ की थी या सुग्रीव की थी या लक्ष्मण की थी? बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही है? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की या मेघनाथ की या सुग्रीव की या लक्ष्मण की? तो इसका सही उत्तर, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये मत सोचिए कि मैंने रख दिया है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी द्वारा पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। ठीक है, तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। तो भरत की पत्नी मांडवी थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी और सुग्रीव की पत्नी रूमा थी और रावण की पत्नी मंदोदरी। तो ये रहे आपके टोटल 20 प्रश्न। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।